चलिए, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि प्लांट हार्मोन का हमें एक लेक्चर्स मिलेगा। हार्मोन्स हार्मोन्स की बात है, लिखने वाला टॉपिक है, याद करने वाला टॉपिक है। तो आज शाम तक मैं उसका आपका रिकॉर्ड लेक्चर भेजूंगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। यानी हमारा लास्ट टॉपिक बॉटनी फिनिश हो गई थी। लास्ट टॉपिक हमारा बचा था जियोलॉजी से रिलेटेड, यानी बॉटनी जियोलॉजी से रिलेटेड दोनों कॉमन आता है, वो हो गया बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब नीट में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने आए थे? अतुल ज्वाइन कर गए कि नहीं क्लास? कर गए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो स्टार्ट करना है बायोटेक्नोलॉजी। तो जो भी लेक्चर्स है उनको साथ साथ में तैयार करते चले। और आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। तो यार देखें बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ध्यान दें कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट botany, and the branch of biology which deal with the study of animals, zoology, and the branch of biology which deal with the study of microorganisms, microbiology। शुरू से जानते हैं। लेकिन बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम बॉटनी, जियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का यूज करें ह्यूमन वेलफेयर के, यानी कि यूज ऑफ एनिमल्स, यूज ऑफ प्लांट, यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एंड देयर प्रोडक्ट, यानी एनिमल, प्लांट और माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज और उनके प्रोडक्ट का यूज और ह्यूमन वेलफेयर इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक एप्लीकेशन ब्रांच हो गई। कैसी ब्रांच हो गई? एप्लीकेशन ब्रांच है यार। यानी इस ब्रांच का यूज हो रहा है। यह यूज ऑफ माइक्रोब्स, यूज ऑफ प्लांट, यूज ऑफ एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट, और इनसे मिलने वाले प्रोडक्ट का जो हम यूज करें ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव जाति के सुधार के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारी मूवी में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी का यूज ह्यूमन वेलफेयर के लिए। लेकिन आपको मालूम है इस का सबसे डेंजरस एनिमल कौन है? ह्यूमन बीइंग। जो इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज ह्यूमन वेलफेयर के लिए कम, ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज्यादा है। जैसे हमारे बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वो चीन ने फैलाया। किसने फैलाया है? चीन ने। 2010 की बात हो रहा है। इससे पहले हमारे एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में युद्ध हुआ करेंगे, तो युद्ध होने के लिए मिसाइलें तैयार नहीं की जाएंगी। युद्ध हुआ करेंगे बायोवार। बायोवार यानी कि बायो टेररिस्ट, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप किए जाएंगे जो दूसरी कंट्री पे स्प्रेड कर दे, फैला दे, और वहाँ के लोग वैसे ही मर जाए। यानी कोई मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किसका हो गया? बायोटेक्नोलॉजी से। कोरोना वायरस चीन में डेवलप किया गया, बोला जा रहा है 90%, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में स्प्रेड कर दिया गया। कितने लोग मर गए? बाकी नहीं ऐसा। तो ऐसे ही बहुत सारी मूवी में दिखाया गया। आपने एक मूवी देखी होगी, आई, देखी होगी, साउथ की मूवी है। उसमें आप देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। देखा होगा, वायरस डाल देते हैं, बैक्टीरिया इंटेक करते हैं बॉडी में, किसी की बॉडी पे बाल आ जाते हैं, किसी की बॉडी में लकवा लग जाता है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट की गई तो उसका यूज ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो रहा था, लेकिन ह्यूमन ने इसका यूज ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज डील विद द स्टडी ऑफ microbes, plant, animals for human welfare is called as biotechnology। ठीक है, एक और मूवी आप देखोगे कमल हसन की दशावतार, उसमें भी बताया गया है बायोटेक्नोलॉजी का यूज, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज। साउथ की एक मूवी है, आई दिन टीवी पे रिपीट होती थी, चेन्नई वर्सेस चाइना। उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डॉग में डिसीज कर देते हैं, डॉग से वो इंसानों में फैलती है डिसीज। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हैं वेलफेयर के लिए भी, डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम जनरली वेलफेयर के लिए करते हैं, ह्यूमन उसको यूज कर लेता है डिस्ट्रॉय करने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है कि डीएनए से जब जीन होते हैं, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाते हैं? एमआरएनए। कौन सी प्रोसेस करके? ट्रांस
ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से फाइनली बनती है प्रोटीन। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसलेशन। हम जानते हैं, हमने जीवित जान पढ़ रखा है कि हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कोई भी एक्टिविटी हो रही है प्लांट में, एनिमल्स में, माइक्रो में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? या तो एंजाइम होते हैं या हार्मोन्स होते हैं। हमारी बॉडी में, प्लांट बॉडी में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो किसके थ्रू होती है? एंजाइम या हार्मोन्स के थ्रू होती है। और जनरली सारे एंजाइम या हार्मोन, ऑल एंजाइम एंड मोस्ट ऑफ हार्मोन्स काय के बने होते हैं? प्रोटीन। यानी जब कब हमारी बॉडी में कब कौन सा एंजाइम बनेगा, कब कौन सा हार्मोन बनेगा, या ये बोलो कब कौन सी प्रोटीन बनेगी, कौन डिसाइड करता है? डीएनए। तो जैसे हमारी बॉडी में, प्लांट बॉडी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे जीन होंगे वैसे ही प्रोटीन बनेगी, यानी कि वैसे ही हार्मोन्स बनेगा, वैसे ही एंजाइम्स बनेगा। हम यदि मान लो किसी बैक्टीरिया का मैं यूज कर रहा हूँ और उस बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, प्रोटीन चल रही है, जब मैं इस बैक्टीरिया के डीएनए को चेंज कर दूं तो मैं अपने अकॉर्डिंग प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कर सकता हूँ। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को आप देखोगे, हम प्लांट के, एनिमल्स के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, क्यों, कब करेंगे, क्यों करेंगे, आगे देखने वाले हैं हर चीज में। कुछ बोले बेटा, कुछ कहना चाह रहे रुचि बेटा, बताए। अब वॉइस नहीं आ रहा मुझे, ऑडियो म्यूट करके रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। रुचि कुछ कहना चाह रहे बेटा? अतुल, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे आपका वॉइस नहीं आ रहा, कुछ और टाइप भी कर सकते हैं आप। तो आप देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी को हम बेसिकली देखें तो फर्स्टली डिफाइन कैसे करते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी कैरेक्टर है उसके रिस्पॉन्सिबल डीएनए या जीन होता है। यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए या जीन को चेंज कर दें तो उसके कैरेक्टर्स को भी हम, यानी उसमें बनने वाले एंजाइम्स को या उसमें बनने वाली हार्मोन्स को या ये बोलो प्रोटीन को हम चेंज कर सकते हैं। यही हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था EFB ने। किसने बेटा? EFB। EFB मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। यूरोपियन फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फेडरेशन FEDERETION, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया। अब इन्होंने क्या बताया, डेफिनेशन प्रॉपर्ली नोट करेंगे, प्रॉपर्ली डेफिनेशन नोट करेंगे। EFB ने बायोटेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली क्या डिफाइन किया, तो नोट करेंगे हम। बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी is the integration of natural science biotechnology is the integration of natural science and organism comma cell comma cell part thereof and cell part thereof and molecular analogous for product and services.
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, याद रखिएगा। तो आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी को प्रॉपरली किसने डिफाइन किया और क्या डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते, ये मालूम होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी को EFB का फुल फॉर्म नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी ने फर्स्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया। क्या बताया गया कि बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट्स thereof and molecular analogs for product and services, product and services। यानी बायोटेक्नोलॉजी है क्या? यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करें या उसके प्रोडक्ट का यूज करें। यूज ऑफ प्लांट, यूज ऑफ एनिमल्स, इनका यूज करें या इनके प्रोडक्ट का यूज करें मानव जाति के सुधार के लिए, यानी कि फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इज कॉल्ड इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी हमें डेफिनेशन एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी कैरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? DNA या जीन। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के DNA या जीन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दे तो उसमें बनने वाले प्रोडक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यही हमें किसमें पढ़ना है? बायोटेक्नोलॉजी को। याद रखिएगा, सबसे पहले 1917 में एक साइंटिस्ट थे कार्ल इरेकी ने फर्स्ट टाइम, इसमें कार्ल इरेकी ने फर्स्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी को स्टेबलाइज किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। क्या रखना? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन हो गए? कार्ल इरेकी को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ प्लांट और यूज ऑफ एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म में, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी कैरेक्टर्स है, जो तो हार्मोन्स या एंजाइम के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, और एंजाइम हार्मोन करके बने प्रोटीन की, यानी जैसा DNA होगा, जैसा जीन होगा, वैसे इसमें प्रोटीन बनती है। इसी का हम यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे हम आगे देखने वाले हैं। तो फाइनली कार्ल इरेकी को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। देन बायोटेक्नोलॉजी को दो ब्रांचेस में क्लासिफाई किया गया है। यह 2 टाइप्स की बायोटेक्नोलॉजी है। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। और सेकंड नंबर पे आता है आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक डायरेक्टली है। अब जैसे मैं बोलूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज तो हम सदियों से करते आ रहे हैं। हम अपने घर पे भी देखे, हमारी जो दादी नानी वगैरह हुआ करती हैं, या उनसे भी पहले की घर की जो ओल्ड लेडीज हुआ करती थी, वो आसानी से घर में बहुत अच्छा अचार बना लेती थी, बहुत अच्छे खाने के प्रोडक्ट बना लेती थी, और काफी लंबे समय तक खराब नहीं होती थी। उनको मालूम रहता था इसमें कितनी शुगर, कितना विनेगर डालना है, जिससे वो कितना नमक डालना है, जिससे pH मेंटेन रहे और फंगस ग्रो ना करे। आजकल की लेडीजों को देखें, हम अचार बनाना स्टार्ट करें तो बना ही नहीं सकते। यदि बनाएंगी भी तो 2 दिन बाद उसमें फंगस ग्रो कर जाता है। यानी कि फंगस ग्रो कर जा रहा है, यानी कि pH बैलेंस नहीं कर पा रहा। यानी मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज तो हम सदियों से करते आ रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, जूलॉजी में हमने पढ़ा होगा, मिल्क से कर्ड का प्रोडक्शन है, दूध से दही बन रहा है। दूध से दही भी, यानी कि मिल्क से जो कर्ड बन रहा है, इसमें भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। पढ़ा होगा आपने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो यहाँ पर भी बैक्टीरिया का यूज हो रहा है, और ये भी सदियों से हो रहा है। यानी वो सारी टेक्निक जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज सदियों से चला आ रहा है, वो कौन सी बायोटेक्नोलॉजी हो गई? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हो गई, यानी कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी हो गई। लेकिन सेकंड नंबर पे आते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? हम
प्लांट के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, एनिमल्स के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस कर रहे हैं, या उनके डीएनए को, उनके जीन को मॉडिफाई कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं तो वो किस में आ गया? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आ गया। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमें दो बातें याद रखनी है। जैसे मैं बताऊं, सबसे पहले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें बेस्ट एग्जांपल आता है टेस्ट ट्यूब बेबी। आप देखा होगा ऐसे कपल जो अनफर्टाइल होते हैं, जियोलॉजी में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ऐसे रिप्रोडक्शन में ऐसे फर्टाइल जो अनफर्टाइल होते हैं, जिनमें चाइल्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो उनमें टेक्निक यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। मेल से गैमेट लिए, फीमेल से गैमेट लिए, टेस्ट ट्यूब में फ्यूज किया, जायगोट बनाया और ट्रांसफर कर दिया। बहुत सारी टेक्निक होती है इसमें भी। ये सब की किसकी देन है? बायोटेक्नोलॉजी की देन है। कौन सी बायोटेक्नोलॉजी? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा आजकल कई सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे हैं जो पहले एक सीजन पर्टिकुलर सीजन में ही आते थे, लेकिन आजकल हर सीजन में मिल जाते हैं। क्यों? उनके डीएनए को, उनके जीन को चेंज कर दिया गया है और उनको हर सीजन में ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम सब देखने वाले हैं। तो ऐसे ही हम कई एनिमल्स के, कई प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को ही चेंज कर रहे हैं, और जो नया जेनेटिक ऑर्गेनिज्म बनता है उसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक प्लांट। सर पर टेस्ट ट्यूब बेबी में हम लोग जेनेटिक जीन नहीं चेंज कर रहे हैं ना? टेस्ट ट्यूब बेबी में जीन चेंज करें सेकंड स्टेप। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इन विट्रो लेबोरेटरी लेवल पर हम गैमेट्स को फ्यूज कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन करा रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन मतलब फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मदर और फादर के जेनेटिक मटेरियल को टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करा रहे हैं। तो ये भी किसमें आ गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट हो गया। दूसरा आ गया, जब जेनेटिक मटेरियल को चेंज करें तो उसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को, जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को मॉडिफाई कर दे, तो क्या बनेगा? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये ट्रांसजेनिक प्लांट भी करेंगे हम, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी करेंगे और ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में मेनली दो टेक्निक आ रही है जो एडवांस लेवल पर यूज की जा रही है। कौन कौन सी? एक तो हो गई, आपने देखा कौन सी, पहली टेक्निक तो हो गई आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और सेकंड आ गया आपका ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है। तो नया जो आ रहा है वो पूरी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है किस पे? जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। यानी ये दो मेन चीजें है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, तो आई थिंक पहले इतना आपने नोट कर लिया होगा। देन यस सर। देन इसके बाद देखोगे, अब मैं जो आपको बता रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल देखें अपन, ध्यान दें इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रिंसिपल, उससे हमारी बहुत सारी चीजें, यानी ये बोलूं कि पूरा बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन कवर हो जाता है। यार पूरा चैप्टर एक प्रिंसिपल से कवर होता है, बहुत सारी चीज के ध्यान से देखना। ठीक है। तो जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल हम यूज करते हैं तो यहाँ पर कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है और ये इसका डीएनए हो गया। इस बैक्टीरिया का मैं यूज कर रहा हूं इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री में, सपोज करो फूड इंडस्ट्री में यूज कर रहा हूं, और इस बैक्टीरिया के यूज से, यानी इस बैक्टीरिया के द्वारा मैं फूड इंडस्ट्री या चॉकलेट इंडस्ट्री में यूज कर रहा हूँ, बढ़िया चॉकलेट बन गई। अब मैं एज ए साइंटिस्ट आया, मैंने बोला कि ये बैक्टीरिया की क्वालिटी, यानी चॉकलेट बनाने में इसका यूज हो रहा है, हमें मालूम है किसी भी ऑर्गेनिज्म में
जो भी कैरेक्टर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए। तो इस बैक्टीरिया की जो भी क्वालिटी है वो किस कारण होती है, इसके डीएनए कारण। यदि मैं इसके डीएनए को और अच्छा कर दूं तो इसका इंडस्ट्री में यूज और बढ़ जाएगा। मान लो मैं इस बैक्टीरिया का यूज कर रहा हूँ, इस बैक्टीरिया से बहुत अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट बनती जा रही है। ध्यान सुना मेरी बात, इस बैक्टीरिया से बहुत अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट बनती आ रही है इंडस्ट्रियल लेवल पर। लेकिन इस बैक्टीरिया का डिसएडवांटेज क्या है, क्वालिटी तो अच्छी बन रही है लेकिन प्रोडक्शन बहुत स्लो करता है, यानी कि नंबर ऑफ चॉकलेट पर डे के हिसाब से बहुत कम बना रहा है। यानी एक क्वालिटी तो बहुत अच्छी हो गई, एक क्वालिटी बहुत खराब हो गई। इसी स्पीसीज का मैंने एक और बैक्टीरिया लिया, मान लो इसकी क्वालिटी बेस्ट है, क्वालिटी अच्छी दे रहा है, लेकिन इसी स्पीसीज का मैंने एक और बैक्टीरिया ले लिया। ये बैक्टीरिया है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी इस बैक्टीरिया को यदि मैं इंडस्ट्री में यूज करता हूं तो अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट नहीं बनती, लेकिन इसके बैक्टीरिया के यूज करने से क्वांटिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। तो मैंने यहाँ देखा एक की क्वालिटी अच्छी है, एक का यूज करने से क्वालिटी अच्छी बन रही है और दूसरे का यूज करने से क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो मैंने क्या किया, एज ए साइंटिस्ट मैंने क्या किया, इस वाले बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ले गया। ध्यान से देखना, इस वाले बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ले गया और बैक्टीरिया से मैंने डीएनए निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इस बैक्टीरिया से मैंने डीएनए निकाल लिया। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप जब भी पढ़ोगे, हम आगे जब भी स्टेप पढ़ेंगे तो पहली स्टेप हमेशा क्या होती है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अभी आपको आप बताऊंगा, जैसे पढ़ोगे क्लियर होता जाएगा। हमेशा क्या होता है, डीएनए को आइसोलेट करना। तो जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी अच्छी दे रहा था उसका मैंने डीएनए आइसोलेट कर लिया। अब इस डीएनए को मैंने, इस डीएनए पर वर्क किया मैंने किसका, आरई का। आरई क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पूरा आधी क्लास मेरी इसी में जाएगी, इसी टॉपिक पे। अभी तैयार रखें, नोट कर लेंगे डेफिनेशन पहले आरई के बारे में या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नोट करेंगे, आगे बहुत डिटेल पढ़ना है। अभी डेफिनेशन नोट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, restriction endonuclease enzyme cut the DNA at the particular site, cut the DNA at the particular site। यानी ये वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट पे क्या करते हैं, कट करते हैं। कौन सा एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पूरी हमारी लगभग आधे घंटे क्लास जाएगी आने वाली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे। अभी इतना याद रखें, ये वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे, पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं। तो इस एंजाइम को मैंने यूज किया और डीएनए से को कट कर दिया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ कट कर लिया, ये कटा हुआ हिस्सा आ गया। जनरली मैंने रेस्ट्रिक्शन कट से कट किया डीएनए के उस पोर्शन को, इस बैक्टीरिया के जो अच्छी क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबल, इसके रिस्पॉन्सिबल है, अच्छी क्वांटिटी की रिस्पॉन्सिबल। चलिए अगला स्टेप में मैंने क्या किया, एक माइक्रोबियल डीएनए ले लिया, यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए ले लिया मैंने। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए ले लिया, कौन से का लेते हैं आगे पढ़ने वाले। इस पे भी मैंने यही वाला रेस्ट्रिक्शन यूज किया और इसको भी कट किया। देन कट करने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये डीएनए और ये वाला डीएनए को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने को बोलते हैं लाइगेट कर दिया। लाइगेट माने जोड़ना।
यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में मैंने बैक्टीरिया के डीएनए को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देन अब ये पूरा डीएनए बन गया, इसमें दोनों का डीएनए है, इस डीएनए को मैंने ट्रांसफर कर दिया, जिसका यूज इंडस्ट्री लेवल पे कर रहा था मैं क्वालिटी बनाने के लिए। मान लो ये डीएनए बैक्टीरिया, इसमें ट्रांसफर किया मैंने, ये इसका खुद का डीएनए हो गया, और ये ट्रांसफर किया हुआ डीएनए हो गया। सॉरी, रेड मार्कर से लिखो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ट्रांसफर कर दिया। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो उसकी बात करें आरई। मैंने आपको आरई क्या बताया, आरई वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को एक पर्टिकुलर साइड पे कट करते हैं। दूसरा, ये जो डीएनए लिया था अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए, इस डीएनए का काम क्या है, आरई के डीएनए को इसमें ट्रांसफर करना। इसमें तो ज्यादा बैक्टीरिया में ये हो गई होस्ट सेल, ये हो गया डोनर सेल, और यार डीएनए हो गया वेक्टर। क्या हो गया, वेक्टर। तो सबसे पहले वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन नोट करेंगे वेक्टर की। वेक्टर की डेफिनेशन नोट करेंगे। ये हो गया टीडीएनए यानी कि टारगेट डीएनए। वेक्टर की डेफिनेशन करेंगे, वेक्टर इज अ माइक्रोबियल डीएनए, वेक्टर इज अ माइक्रोबियल डीएनए microbial DNA that transfer target DNA, ये रहा tDNA, that transfer target DNA, that transfer target DNA into host cell, into host cell। याद रखना, वेक्टर टारगेट डीएनए होता है, याद रखिएगा। वेक्टर क्या होता है, टारगेट डीएनए को वेक्टर माइक्रोऑर्गेनिज्म का डीएनए है जो टीडीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करता है। यानी ये हो गया वेक्टर माइक्रोऑर्गेनिज्म का डीएनए जो टारगेट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने बताया, इस पर हम एक बहुत लंबी क्लास लेंगे, इस पर भी हमारी एक लंबी क्लास जाएगी, लेकिन अभी हम प्रिंसिपल समझ रहे हैं कि वेक्टर के थ्रू हम टारगेट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब मान लो मैंने होस्ट सेल में डीएनए को ट्रांसफर कर दिया, ये होस्ट का खुद का डीएनए था, ये टारगेट डीएनए किसका था, जिससे क्वांटिटी बढ़ रही थी। तो क्या हुआ, अब इस होस्ट सेल्स में दो डीएनए आ गए, अब इस होस्ट सेल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यानी कि न्यू बैक्टीरिया बन गया। अब इस न्यू बैक्टीरिया का यूज मैं करूंगा तो आप देखोगे इससे प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गई, क्वालिटी तो पहले से इंक्रीज थी, ठीक है ना। यानी मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर दिया टारगेट डीएनए को ट्रांसफर करके, इसको ट्रांसफर करके टारगेट डीएनए को ट्रांसफर करके। तो वेक्टर के थ्रू हम एक डीएनए को दूसरे डीएनए में ट्रांसफर करते हैं। अतुल, यहां तक क्लियर हो गया? रुचि, श्रेया? यस सर। ओके, अब मैं एक सर और लास्ट में मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तो और बातें क्लियर होंगी। सपोज करो, ध्यान देना कि मैं अपनी क्वालिटी की बात करूं, मेरे में सारी क्वालिटी खराब है, ना तो दिखता अच्छा हूँ, ना बोलता अच्छा हूँ, और ना मतलब कोई भी कैरेक्टर मेरा अच्छा नहीं है, सारे कैरेक्टर्स मेरे खराब है, लेकिन एक क्वालिटी मेरी बहुत अच्छी है। कौन सी? पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, पढ़ाई अच्छी कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात करें अतुल की। अतुल की सारी क्वालिटी अच्छी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, मान लेना सारी क्वालिटी अच्छी है, दिखता बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, हैंडसम है, सब कुछ गुड लुकिंग, सब कुछ बढ़िया, केवल एक क्वालिटी खराब है, पढ़ता अच्छा नहीं है, पढ़ाई पे फोकस नहीं करता। तो मैंने क्या किया, अपना डीएनए निकाला, ठीक है। क्या निकाला? अपना डीएनए, और उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए से कनेक्ट कर दिया, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैंने किसमें ट्रांसफर कर दिया? अतुल में। ये अतुल का डीएनए,
ये मेरा डीएनए गया, मेरा डीएनए अतुल के डीएनए से फ्यूज हो जाएगा। कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सारी चीजें। अतुल के डीएनए से फ्यूज हो जाएगा। अतुल की सारी प्रॉपर्टी अच्छी थी, केवल एक प्रॉपर्टी खराब थी। अब वो डीएनए ट्रांसफर होने से वो भी सही हो गई। तो अब अतुल अतुल नहीं रहा, अतुल क्या बन गया, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन गया, क्योंकि उसमें कुछ डीएनए का पार्ट मेरा भी ट्रांसफर हो गया। यहाँ एग्जाम्पल से बात जल्दी समझ आ गई होगी। क्लियर हो गया तीनों को? यस सर। ओके, तो पूरा हम यही चीज पढ़ते आएंगे पूरी बायोलॉजी में, सारे एग्जाम्पलों में, कि हम वेक्टर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए जिसे हम वेक्टर बोले हैं, इसके थ्रू हम टारगेट डीएनए को, जिसे एलाइन डीएनए भी बोलते हैं, याद रखना, टारगेट डीएनए, एलाइन डीएनए या टी डीएनए को होस्ट सेल्स में यानी ट्रांसफर करेंगे वेक्टर के थ्रू। किसके थ्रू? वेक्टर के थ्रू। अब ध्यान देना, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा इसमें कई सारी चीजों पे, तो पहले तो मैं प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर दो चीजें हमें याद रखनी है जो नीट में बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? सर ध्यान दीजिए, मैं टारगेट दिए। हाँ बोलिए तो। सर जो होस्ट सेल दो ठो बनाए हैं सर, वो दोनों एक ही है ना, मतलब दोनों न्यू बैक्टीरिया है ना? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा कि कई बार क्या होता है कि मैंने वेक्टर के थ्रू टारगेट डीएनए को होस्ट सेल्स में ट्रांसफर कर दिया, यानी वेक्टर के थ्रू टारगेट डीएनए होस्ट सेल्स में चला गया, लेकिन होस्ट की कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, होस्ट की कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेंट क्या है? ध्यान देना, वेक्टर प्लस होस्ट डीएनए, यानी मैं वेक्टर के थ्रू टारगेट डीएनए को ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन होस्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, उसमें वेक्टर का डीएनए अलग रहा और होस्ट का डीएनए अलग रहा। लेकिन जब मैंने वेक्टर के थ्रू टारगेट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर कर दिया और ये डीएनए इस डीएनए से फ्यूज कर गया और होस्ट के कैरेक्टर को चेंज कर दिए, तो उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट यानी रिकॉम्बिनेंट में क्या क्या होता है? वेक्टर डीएनए प्लस डोनर डीएनए, डोनर डीएनए मतलब टीडीएनए प्लस होस्ट डीएनए। तो आपको बेटा ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट में एग्जैक्टली डिफरेंस होना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं नीट में। समझ में नहीं आता है कि ट्रांसफॉर्मेंट में कौन कौन सा डीएनए होते हैं, रिकॉम्बिनेंट में कौन कौन से होते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर प्लस होस्ट होता है, यानी कि टारगेट डीएनए का कोई रोल नहीं था, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आए होस्ट में। लेकिन रिकॉम्बिनेंट में होस्ट में चेंज आ जाते हैं, क्योंकि टारगेट डीएनए के साथ साथ होस्ट डीएनए फ्यूज हो रहा है और वेक्टर डीएनए रहा। तो रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में एग्जैक्टली डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके यस सर। ओके, अब ध्यान देना कि जब मैं वेक्टर के थ्रू टारगेट डीएनए को होस्ट सेल्स में ट्रांसफर करता हूँ, वेक्टर के थ्रू टारगेट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करता हूँ, तो होस्ट सेल्स जो वेक्टर को एक्सेप्ट कर रही है, एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी को बोला जाता है कॉम्पिटेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। डेफिनेशन नोट करेंगे कॉम्पिटेंसी, डेफिनेशन नोट करेंगे कॉम्पिटेंसी की। कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द ए सेल competency is the ability of the host cell to take up foreign DNA या target DNA, to take up foreign DNA और टारगेट डीएनए
क्लियर हो गया बेटा? क्लियर सभी को? Yes, sir. श्रेया? यस सर। मेरा वॉइस आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए, तो कॉम्पिटेंसी का मतलब होना चाहिए होस्ट सेल की एबिलिटी, यानी कि सेल की एबिलिटी जो टारगेट वेक्टर डीएनए को या टारगेट डीएनए को एक्सेप्ट कर सके। तो ये हमें ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट में एग्जैक्टली डिफरेंस करना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं और रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट में वेक्टर प्लस होस्ट का डीएनए रहता है, यानी कि टारगेट डीएनए का कोई रोल नहीं रहता। जबकि रिकॉम्बिनेंट बन गया तो होस्ट नया हो गया, यानी उसमें डोनर डीएनए भी कनेक्ट हो गया। चलिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जांपल से आप डिस्कस करोगे कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले एक सेकंड होल्ड कीजिए बेटा। चलिए, अब एक एग्जांपल देता हूं इसको रब करने के बाद। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कई तरीके से हम जीन को ट्रांसफर करें। अब एक एग्जांपल से बात को समझिए। मान लीजिए मेरे पास राइट हैंड साइड में एक प्लांट लगा हुआ है। उस प्लांट की हाइट बहुत अच्छी है, ब्रांचेस बहुत अच्छी आ रही हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाइट भी बढ़ी है, ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा है। उस पास सॉइल क्वालिटी भी अच्छी है, यानी उसमें न्यूट्रिएंट वाली सॉइल है, तभी उसकी ग्रोथ हो रही है। यानी सारी प्रॉपर धूप भी मिल रही है, प्रॉपर लाइट भी मिल रही है, सब कुछ उसको प्रॉपर मिल रहा है, प्रॉपर एयर भी मिल रही है, सारी क्वालिटी बेस्ट है। फिर भी इस राइट हैंड साइड वाले प्लांट में फ्रूट नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? फ्रूट। सारी प्रॉपर्टी अच्छी होते हुए फ्रूट नहीं आ रहा है। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लांट लगा हुआ है, उसके पास प्रॉपर सॉइल भी नहीं है, प्रॉपर एयर भी नहीं मिल रही, प्रॉपर वाटर भी नहीं मिल रहा, प्रॉपर लाइट भी नहीं मिल रही, और जिसके कारण उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही। इतनी कम ग्रोथ में भी उसका फ्रूट बहुत अच्छा आया है, यानी उसकी सारी प्रॉपर्टी खराब, केवल एक क्वालिटी सही। इसकी सारी प्रॉपर्टीज अच्छी राइट हैंड साइड वाले की, लेकिन एक प्रॉपर्टी खराब। तो मैंने क्या किया, दोनों की एक एक सेल को निकाल लिया। सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए, ठीक है। दोनों की सेल को निकाल लिया। लेबोरेटरी लेवल पर दोनों को फ्यूज कर लिया, एक कॉमन सेल बनाई। कॉमन सेल में कॉमन डीएनए आ गया। इस सेल से मैंने धीरे धीरे डेवलप किया न्यू प्लांट। इस न्यू सेल्स में यानी न्यू प्लांट में दोनों की प्रॉपर्टी आ गई। और हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होती है। तो आप देखोगे पहले इस प्लांट में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी की कमी थी, अब वो प्रॉपर्टी दोनों एक्सप्रेस हो गई। यानी दोनों प्लांट की एक सेल को लिया, फ्यूज कर लिया, एक नई सेल बनाई, नई सेल से नया प्लांट डेवलप किया। अब इस प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, हाइट भी ज्यादा है, अच्छी हो रही है, लेंथ भी ज्यादा है, प्लस सॉइल क्वालिटी भी बेस्ट मिल रही है इसको, प्लस इसमें फूड प्रोडक्शन भी बढ़ गया। अब इस प्लांट से मैंने ऑब्टेन की सीड, क्या मिले? सीड। इन्हीं सीड को मैंने फार्मर्स को यानी कि किसानों को प्रोवाइड कर दिया कि वही वाले प्लांट के सीडों से अपनी फार्मिंग करो। प्लांट को मिल गए सीड, यानी कि मैंने लेबोरेटरी लेवल पर, साइंटिफिक लेवल पर नई प्लांट की वैरायटी को डेवलप किया और इस वैरायटी के सीड को प्लांट को दे दी, फार्मर को दे दिया। फार्मर ने नए प्लांट को डेवलप कर दिया, फार्मिंग करी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स के या ऑर्गेनिज के जेनेटिक मटेरियल को फ्यूज किया, जस्ट लाइक ए टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो न्यू वैरायटी डेवलप करी। इस टेक्निक को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन।
नोट कर सकते हैं हाइब्रिडेशन। फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, fusion of two different genetic material is called hybridization. क्या बोला गया बेटा? हाइब्रिडाइजेशन, याद रखिएगा। क्लियर हो गया बेटा? नोट कर लिया? यस सर। चलिए अब जरा देखिए सेकंड मेथड। एक तो गया हाइब्रिडाइजेशन, मैं ऐसा भी कर सकता था, कैसा कि इस प्लांट की जिससे मैंने सेल ली थी सारी क्वालिटी अच्छी थी, पूरी सेल ले ली, और जो लेफ्ट हैंड साइड में प्लांट था उसकी तो केवल एक ही क्वालिटी अच्छी थी। कौन सी? फ्रूट प्रोडक्शन, फ्रूट अच्छे आ रहे थे। तो मैंने इस प्लांट से डीएनए निकाला, डीएनए से जीन आइसोलेट करे जो फ्रूट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि अब मैंने इस जीन को ट्रांसफर कर दिया इसकी कंप्लीट सेल में, यानी पूरा डीएनए इसी का, पूरी सेल इसी की, कंप्लीट सेल याली ली, इसका केवल और केवल मैंने जीन ट्रांसफर किया। कौन सा जीन? जो अच्छे फ्रूट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और केवल इसके डीएनए को मॉडिफाई कर लिया, चेंज कर लिया। यानी कि केवल एक सिंगल जीन ट्रांसफर करने से इसका जेनेटिक मटेरियल मैंने मॉडिफाई कर लिया, इससे भी न्यू प्लांट बना, न्यू सीड बने, नया प्लांट जिसमें हर क्वालिटी डेवलप हो गई, यानी अच्छी ग्रोथ के साथ साथ अच्छे फ्रूट प्रोडक्शन भी होने लगा, अच्छी ग्रोथ के साथ साथ अच्छा फ्रूट प्रोडक्शन भी होने लगा, याद रखिएगा। और उन फ्रूट से हमें, मतलब प्लांट से हमें जो सीड मिले उस सीड को हमने फार्मर्स को दे दिया। किसको दे दिया? फार्मर्स को दे दिया। देन इस टेक्निक में हमने क्या किया? जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया, इसलिए से इस टेक्निक को बोला गया जीएमसी, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। क्या बोला गया बेटा? जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, याद रखना। यानी यहाँ पर तो हम कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल को फ्यूज करते हैं, और जीएमसी में हम केवल पर्टिकुलर जीन को ही ट्रांसफर करते हैं जो डिजायरेबल कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। डिजायरेबल कैरेक्टर्स यानी कि जिस कैरेक्टर को हम बढ़ाना चाहते हैं, वो कोई सा भी हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बताया फ्रूट प्रोडक्शन, डिजायरेबल कैरेक्टर हो गया। सबको दोनों टेक्निक क्लियर हो गई? जीएमसी और हाइब्रिडेशन में क्या डिफरेंस होता है? यस सर। चलिए अब इन दोनों टेक्निक के थ्रू ध्यान देना, इन दोनों टेक्निक के थ्रू हम प्लांट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी जीएमसी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के थ्रू, और हाइब्रिडेशन टेक्निक के थ्रू हम प्लांट की कौन कौन सी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ध्यान देना बेटा, ये मैं बायोटेक्नोलॉजी जो पढ़ा रहा हूँ, इस बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के साथ साथ आपका प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन भी कवर होता जा रहा है। ठीक है, आप पढ़ोगे एनसीईआरटी आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट से पढ़ना है चैप्टर पूरा, रटना नहीं है। फिर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ते हो कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन लेक्चर्स के बाद आप सब चीज समझ में आ रहे हो कि हाइब्रिडेशन, जीएमसी, ट्रांसफॉर्म, रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन यूनिट्स क्या होते हैं। तो आप कठिन से कठिन कोई सी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, इसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये तो अपन ने बात करी हाइब्रिडेशन और जीएमसी। अब हम जरा देखें कि इन टेक्निक के थ्रू हम कौन कौन सी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है डिजायरेबल कैरेक्टर। डिजायरेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान सुनना। हम जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप और जीएमसी टेक्निक के थ्रू डिजायरेबल कैरेक्टर डेवलप करते हैं। डिजायरेबल कैरेक्टर यानी प्लांट के कैरेक्टर को इंप्रूव कराया। कैसे?
जैसे मैं सीरियल क्रॉप्स की बात करूं, फसलों की बात करूं, वीट की, राइस की, मेज की, इनकी हाइट बहुत कम होती है और हमें हाइट कम है, ट्री तो कभी बनते नहीं है और हमें प्रोडक्ट देते रहते हैं, वीट, राइस, मेज मिलता रहता है। लेकिन यदि मैं जीन ट्रांसफर करके इनकी हाइट बढ़ा दूं, 3 से 4 फीट से लेकर मैं इसको 6 फीट 5-7 फीट तक कर दूं, तो हाइट बढ़ेगी इन लोगों में, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या? नहीं, प्रोडक्शन उतना कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हाइट बढ़ेगी लेकिन उनकी जो फली जो आती है जिससे हम सीड को ऑब्टेन करते हैं वो उतना ही सही रहेगा। यानी कि जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं यदि उनकी हाइट बढ़ जाए तो उनके प्रोडक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सॉइल की क्वालिटी को जरूर फर्क पड़ा देंगे। क्यों? जब प्लांट की हाइट बढ़ेगी तो सॉइल से न्यूट्रिएंट ज्यादा लेंगे, सॉइल से न्यूट्रिएंट ज्यादा ले रहे हैं तो सॉइल में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यानी कमी होती जाएगी और प्रोडक्ट हमें मिल नहीं रहा। तो हम जीएमसी टेक्निक के थ्रू, हाइब्रिडेशन टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं कि जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं उनके हाइट को कम ही रखते हैं, ठीक है ना। यानी इनमें ऐसे जीन ट्रांसफर कर देते हैं जिससे उनकी हाइट ना बढ़े। जब हाइट कम रहेगी तो प्रोडक्ट तो उतना ही मिलेगा, लेकिन सॉइल से न्यूट्रिएंट कम देंगे और सॉइल में न्यूट्रिएंट वैल्यू मेंटेन रहेगी। इसके विपरीत बात करें, जो फूडर क्रॉप्स होती है, फूडर क्रॉप्स यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाली, उनमें हम जीन ट्रांसफर करके चाहे जीएमसी के थ्रू चाहे हाइब्रिडेशन के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हाइट ज्यादा बढ़े, प्रोफ्यूज ब्रांचेस रहें। प्रोफ्यूज ब्रांचेस का मतलब डेंस ब्रांचेस हो, घनी ब्रांचेस हो। जब घनी ब्रांचेस ज्यादा होंगी, हाइट ज्यादा होगी, तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम डिजायरेबल कैरेक्टर के थ्रू सीरियल क्रॉप्स की हाइट को कम रखते हैं, जबकि फ्रूडर क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स की ब्रांचेस को, हाइट को बढ़ाते हैं। ठीक है। सेकंड कैरेक्टर आता है बायोटेक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस माने प्रतिरोधी क्षमता डेवलप करना, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट। यहाँ पर भी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। जैसे कॉटन की बात करें, कॉटन, रुई, हमारे इंडिया में कॉटन का कितना यूज होता है? मेडिक हॉस्पिटल में तो बल्क यूज होते ही है, इसके साथ साथ पूजा पाठ में कॉटन कितनी यूज हो रही है। तो हमारे इंडिया में कॉटन की बहुत डिमांड है। तो पहले कॉटन की फार्मिंग होती थी तो उसमें क्या था, हाल फंगस ग्रो कर जाता। तो जीन ट्रांसफर मेथड के थ्रू यानी हाइब्रिडेशन और जीएमसी के थ्रू कॉटन प्लांट में ऐसे जीन ट्रांसफर कर दिए गए जिससे उस पर इंसेक्ट का यानी फंगस का कोई इफेक्ट नहीं हो। यानी कॉटन प्लांट को रेजिस्टेंस बना दिया इंसेक्ट के अगेंस्ट, फंगस के अगेंस्ट, यानी कि उसको बायोटिक रेजिस्टेंस बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बायोटिक रेजिस्टेंस। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट में किया गया है जिससे उसमें इंसेक्ट या कोई दूसरा बैक्टीरिया, फंगस ग्रो ना कर पाए, यानी उनमें जीन ट्रांसफर कर देते हैं और जीन ट्रांसफर के कारण उनमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता, यानी उनमें रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर। ये तो होगी बायोटिक रेजिस्टेंस। ऐसे ही एबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें, एबायोटिक रेजिस्टेंस का एक पहला एग्जांपल देता हूँ कि आपको मालूम है एप्पल हर तरह के एटमॉस्फेयर में ग्रो नहीं करता। मैं सोचूं कि यहाँ पर लग जाए बात तो एप्पल ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है कि नहीं। एप्पल ग्रो करता है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर लो टेम्परेचर होता है। यानी एप्पल की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल हो गया, यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स। यदि हम साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे हैं कि एप्पल में ऐसे जीन ट्रांसफर हो जाए जिससे उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो, यदि इस चीज में सफलता मिल गई तो एप्पल को हम अपने घर के बाहर भी लगा पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे प्लांट पे ऐसा कर लिया गया है। तो मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला, आप कई सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल ऐसे देखोगे जो पहले एक पर्टिकुलर सीजन में आते थे, लेकिन अब वो हर सीजन में उपलब्ध होते हैं। टमाटो सबसे ज्यादा देखो, टमाटो आते हैं देसी टमाटर और विदेशी टमाटर। विदेशी टमाटर मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किए टमाटर जो हर सीजन में उपलब्ध हो जाते हैं। ऑरेंज की बात करें, संतरा आप देखोगे जो शाइनिंग वाला एकदम येलो कलर का जो आ रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही डेवलप किया गया है, यानी उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, उसमें रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर दी गई, यानी एबायोटिक रेजिस्टेंस बना दिया गया।
यानी जीन ट्रांसफर टेक्निक के थ्रू हम प्लांट को बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं। देन इसके बाद आता है हायर यील्ड माने प्रोडक्ट, यानी कि हम जीएमसी और हाइब्रिडेशन टेक्निक के थ्रू प्लांट में प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे उससे फ्रूट्स मिल रहे हो, वेजिटेबल मिल रहे हो या कोई सीरियल मिल रहा हो, हम उसमें जीन ट्रांसफर करके उसकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इम्प्रूव वैरायटी। इम्प्रूव्ड वैरायटी, हम जीन ट्रांसफर के थ्रू प्लांट की वैरायटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। आप देखोगे राइस की कितनी सारी वैरायटी आती है, काली मूंछ आता है, लाल किला आता है, बहुत सारी वैरायटी आती है कि नहीं? वो सब धीरे धीरे साइंटिस्ट डेवलप की जा रही है, ठीक है ना। कहते हैं प्रोटीन विटामिन रिच है। वीट की भी कई सारी आती है, लोकमान्य, नर्मदापुर, आपने बड़ा शरबती आते हैं कि नहीं। तो ये सारी वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी डेवलप की जा रही है जीन ट्रांसफर के थ्रू। तो वैरायटी जब इंप्रूव की जाती है, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू इंप्रूव की जाती है, तो उसे बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन याद रखना, बायो फोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। यानी कि जब हम जीन ट्रांसफर करके न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, या इंक्रीज प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, तो उसे क्या बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। इंक्रीज द न्यूट्रिएंट वैल्यू इन द क्रॉप्स, इंक्रीज द न्यूट्रिएंट वैल्यू प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, increase the nutrient value in the crops is called biofortification। तो आप देख सकते हो प्लांट में हम जीएमसी टेक्निक के थ्रू और हाइब्रिडेशन टेक्निक के थ्रू वैरायटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं, यील्ड भी बढ़ा रहे हैं, और बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस भी डेवलप कर रहे हैं। क्या डेवलप कर रहे हैं? बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस सर। अतुल, श्रेया, रुचि? यस सर। हाँ तो सर। बेटा देखो पूरा एप्लीकेशन ब्रांच है, एक सेकंड होल्ड करेंगे बेटा, मैं पानी पीऊं। चलिए, तो आप देखोगे बेटा कि इन जीएमसी और हाइब्रिडेशन टेक्निक के थ्रू हम प्लांट की कई सारी वैरायटी को या क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। चलिए ये आपने नोट कर लिया इतना। देन इसके बाद यानी अभी तक पता चल गया, मान लीजिए हो गया डोनर डीएनए, इस पर मैंने कट लगाया किसके थ्रू? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। अब ये मुझे डीएनए मिल गया, इससे बड़ा टारगेट डीएनए। इस टारगेट डीएनए को कनेक्ट कर दिया वेक्टर डीएनए से, वेक्टर डीएनए से कनेक्ट कर दिया। देन इसे मैंने ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल। ये होस्ट का डीएनए हो गया, ये वेक्टर प्लस डोनर डीएनए हो गया, वेक्टर प्लस डोनर डीएनए हो गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब ध्यान देना, जो मैं वेक्टर यूज करता हूं, इस वेक्टर का होस्ट सेल्स में दो काम हो सकते हैं। कौन कौन से दो काम हो सकते हैं? ध्यान देना। पहला काम तो क्या है कि ये टारगेट डीएनए जो है होस्ट सेल के अंदर टारगेट डीएनए की कॉपी बना सकता है, यानी क्लोन बना सकता है। यानी वेक्टर का यूज हम टारगेट डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, होस्ट सेल्स में टारगेट डीएनए की कॉपी बनाने के लिए करते हैं। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोनिंग वेक्टर, याद रखना। यानी जब वेक्टर का यूज टारगेट डीएनए के क्लोन बनाने के लिए इन द होस्ट सेल्स, तो उसे बोला गया क्लोनिंग वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया।
ठीक है। देन सेकंड आता है जो मेनली यूज करते हैं, एक तो ये यूज हो गया, दूसरा क्या हो गया कि टारगेट डीएनए का यूज होस्ट के डीएनए के साथ फ्यूज करने के लिए या होस्ट के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करेगा, जब टारगेट डीएनए होस्ट डीएनए से मिल जाएगा तो एक कॉमन डीएनए बनेगा। ये कॉमन डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनेगी। यानी कि हम वेक्टर का यूज जीन एक्सप्रेशन में करवाएं तो उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। तो याद टू कैटेगरीज कौन कौन, फर्स्ट हो गया क्लोनिंग वेक्टर और सेकंड हो गया एक्सप्रेशन वेक्टर। कौन कौन सा बेटा, क्लोनिंग वेक्टर और सेकंड हो गया एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर जिसका यूज क्लोन प्रिपेयर करने के लिए किया जा रहा है, और एक्सप्रेशन वेक्टर जिसका यूज जीन एक्सप्रेशन किया जाता है होस्ट सेल्स में, लेकिन दोनों ही प्रोसेस होस्ट सेल्स में की जाएंगी। क्लियर हो गया बेटा तक? एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है मतलब सर? एक्सप्रेशन मतलब मैंने क्या किया, जब वेक्टर के थ्रू टारगेट डीएनए को इसमें एंटर करा दिया, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये होस्ट का डीएनए और ये हो गया टारगेट डीएनए, कनेक्ट हो गए। ये रहा कनेक्शन वाला डीएनए, कॉमन डीएनए। और ये डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, यानी कि एक्सप्रेशन शो करेगा। तो जब वेक्टर का यूज इस वाले डीएनए को उससे फ्यूज करके एक्सप्रेशन में किया गया तो उससे बोला गया एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लियर हो गया शाह? यस सर। ओके, तो आज देखो मैंने कितने कठिन चीज को सिंपल शब्दों में आपको समझाया, इसको आज ही तैयार करना कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। दो टाइप की बायोटेक्नोलॉजी बताई गई, फादर बताए गए कालेडे की, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है, जिसमें दो चीजें, फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं जैसे हम, और दूसरा आ गया जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक मटेरियल में चेंज करना। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जब की जा रही है तो उसमें हमें रेस्ट्रिक्शन इंटरव्यूज क्या होते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है अभी इनके बारे में, लेकिन जितना मैंने बताया उतना तैयार होना चाहिए। वेक्टर्स क्या होता है, उसका फंक्शन एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर। होस्ट क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट में क्या डिफरेंस होता है ये मालूम होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी क्या होती है ये मालूम होना चाहिए। फिर हम जीएमसी और हाइब्रिडेशन में क्या डिफरेंस है ये एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। जीएमसी हाइब्रिडेशन के थ्रू हम कौन सी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो वो मालूम होना चाहिए। तो मैंने 1 घंटे की आपकी क्लास में, 1-1.25 घंटे जो भी हुआ हो, उस क्लास में मैंने आपको बहुत सारी वास्ट नॉलेज दी। सबको समझ में आ गया बेटा इतना सब कुछ? अतुल? यस सर। यस सर। चलिए, तो आज की क्लास के लिए अपन इतना काफी करते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, हम साथ साथ उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। थैंक यू, बाय बाय बेटा।